जब मेरे ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधा हाथ है, जिनके कहने पे मैंने सब कुछ किया है और वो मुझे प्रोटेक्ट करने का भरोसा दे रहे हैं, तो मैं क्यों विचलित होऊंगा, क्यों परेशान होऊंगा। लेकिन जब वही बदल जाएं, जो ऑनर है, जिसकी ऑनरशिप थी उस काम को करवाने की, जब उन्होंने ही छोड़ दिया तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं उस बोझ को लेके कब तक चलूँगा जो कृत्य मैंने किया ही नहीं। और वो सारे वही सबूत हैं जिनकी वजह से आज मेरा बचाव हो पाएगा, अन्यथा तो मुझे ख़त्म करने की कोई कमी छोड़ी नहीं ना। मुझे तो उस अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया गया कि अब तो यहाँ से ये जीवित निकलेगा ही नहीं। मेरे इसी कार्यालय में एसओजी की रेड करवाई उन सबूतों को हासिल करने के लिए कि मेरे कहने के बाद भी इसने वो फ़ोन डिवाइस, वो लैपटॉप, वो पेन ड्राइव डिस्ट्रॉय किए या नहीं किए। पेन ड्राइव वो थी जो मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद दी थी मीडिया में सर्कुलेट करने के लिए, जिसमें कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवर लाल शर्मा जी और एक संजय जैन करके जो भी रहे होंगे, उनकी वार्तालाप की उसमें ऑडियो थी। तो मैंने ये बताया था कि ये वो पेन ड्राइव है जो मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जब ये यहाँ से गए थे अपने साथ एमएलएस को लेके, वो 18-19 जो भी थे इनके साथ मानेसर चले गए थे, तो खुद सचिन पायलट जी सहित तमाम विधायक जो उनके कैंप में थे, उन सब के फ़ोन सर्विलांस पे थे। सबको इंटरसेप्ट किया जा रहा था और ट्रैक किया जा रहा था कि ये किससे क्या बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने खेमे के भी कई विधायकों के फ़ोन को भी इंटरसेप्ट करने के लिए या सर्विलांस पे रखने के दिशा निर्देश दिए जा चुके थे। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि गहलोत साहब जो कर रहे हैं कि उनको नाकारा कहा, निकम्मा कहा, इस तरह की शब्दावली यूज़ की गई, उसके बाद भी पायलट साहब के जो उनके तरफ जो बिहेव था वो काफ़ी सरल रहा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये गहलोत साहब गलत कर रहे हैं ऐसा कुछ? लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जब अपने ऊपर आती है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और उस आवेश में आके किसी भी तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। पर मेरी नज़र में वो शब्द उस वक्त प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। राजनीति की अपनी एक शुचिता होती है, राजनीति का अपना एक स्तर होता है। उस वक्त हमें भी महसूस हुआ था कि ये बिलो द बेल्ट शब्द हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था, कि मोह इतना था मुख्यमंत्री की कुर्सी से कि उसे वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ये तो खाली दिखावटी बातें थी कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। अब जनता ने जो कुर्सी को लात दी है नीचे से, उसके लिए क्या कहेंगे। स्ट्रीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू बना था पूरे प्रदेश पर, जिसको कि पहले तो शुरुआत में स्वीकार ही नहीं किया गया। हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद उसे स्वीकार किया और लेवल 2 के पेपर को रद्द किया। लेकिन जो लोग उसमें शामिल थे, बोर्ड अध्यक्ष उस वक्त जारोली थे, डीपी जारोली, जब उन लोगों को वहाँ बुलाया और आपस में चर्चा हुई तो वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसके खिलाफ क्या हमें कार्रवाई करनी है, कि वो बर्खास्त करेंगे, इस्तीफ़ा लेंगे, सस्पेंड करेंगे, ये तय नहीं कर पा रहे थे। और उनके शब्द थे कि अपना ही तो आदमी है, वही तो सब कुछ है। तो अपना आदमी है कहकर आपने बचाव किया, पूरे मामले को दबा दिया, तो वो सारी की सारी मिली भगत ही तो थी जो प्रदेश के नौजवान को, जिसके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। अब उनको न्याय कौन देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ राहुल जांगिड़। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का सियासी दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश में सियासी नेताओं का चुनावी बयान भी जारी है। इस वक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की, उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे उस प्रेस वार्ता में किए। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, कल आपने कई सारे बड़े खुलासे किए, क्या कुछ ऐसे कारण रहे जिनको लेकर कल आपने वो खुलासे किए? मेरी नज़र में मैं उन्हें खुलासा शब्द में बांधना नहीं चाहता। मैंने सच का साथ दिया, सच को उजागर किया, या जो सच अभी तक नहीं सबके सामने आया था उसे सबके सामने लाने का प्रयास किया। आपका ये सवाल बिल्कुल सही है कि क्या कारण रहे कि अब मुझे सच बोलना पड़ रहा है। देखिए, पिछले 3 साल से मैं एक केस को झेल रहा हूँ जो कि दिल्ली में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की हुई है। उसकी वजह से मुझे हर 2-3 महीने में क्राइम ब्रांच सम्मन दे के पूछताछ के लिए बुला लेते हैं और मैं जाता हूँ हर बार पूछताछ के लिए। कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, इस तरह से मेरे साथ पूछताछ होती है।
तो जिस व्यक्ति ने पिछले 3 साल में ऐसी कड़ी पूछताछ के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला हो, जो टूटा नहीं हो, जिसने एक शब्द ऐसा नहीं बोला हो जिससे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कोई आँच आए, कोई खतरा उत्पन्न हो, वो आज ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत लाजमी सा सवाल है। उसका स्पष्ट जवाब ये है कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये सब कुछ करने का निर्देश दिया, जिनके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया, उन्होंने मुझे आश्वस्त कर रखा था, उन्होंने मुझे ये भरोसा दिला रखा था। जो शब्द उन्होंने उस वक्त काम में लिए थे वो बड़े साफ थे कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। अब वही व्यक्ति बदल जाए, वही इस पूरे केस से किनारा कर ले, तो मैं उस बोझ को लेके कब तक चलूँगा? जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उसको लेके मैं कब तक ढोता रहूँगा, कब तक आगे जाता रहूँगा, जब मुझे लड़ाई मेरी अपनी खुद को ही लड़नी है। क्योंकि अकेला छोड़ दिया पूरी तरीके से। अगर आज भी मुझे ये भरोसा दिला के रखा होता तो शायद ये संभावनाएं नहीं बनती, क्योंकि जब मैं 3 साल में जो काम नहीं किया वो आज करने की नौबत क्यों आई? इसके पीछे मेरी मानसिक प्रताड़ना, मैं और मेरा परिवार अवसाद में आ गए, विचलित हो गए इस बात से कि अगली 9 मई को मेरी फिर तारीख है, फिर पेशी है दिल्ली हाई कोर्ट में, कि अब होगा क्या? जिन लोगों ने साथ देने का वादा किया था, जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, देखिए मुझे डर क्यों लगता जब मेरे ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधा हाथ है, जिनके कहने पे मैंने सब कुछ किया है और वो मुझे प्रोटेक्ट करने का भरोसा दे रहे हैं, तो मैं क्यों विचलित होऊंगा, क्यों परेशान होऊंगा? लेकिन जब वही बदल जाएं, जो ऑनर है, जिसकी ऑनरशिप थी उस काम को करवाने की, जब उन्होंने ही छोड़ दिया तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? फिर मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ने का निर्णय लिया और जो वास्तविकता थी वो सबके सामने सबूतों के साथ प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया। और वो सारे वही सबूत हैं जिनकी वजह से आज मेरा बचाव हो पाएगा। अन्यथा तो मुझे ख़त्म करने की कोई कमी छोड़ी नहीं ना। मुझे तो उस अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया गया कि अब तो यहाँ से ये जीवित निकलेगा ही नहीं, क्योंकि खुद पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि इसके पास कुछ नहीं है। मेरे इसी कार्यालय में एसओजी की रेड करवाई उन सबूतों को हासिल करने के लिए कि मेरे कहने के बाद भी इसने वो फ़ोन डिवाइस, वो लैपटॉप, वो पेन ड्राइव डिस्ट्रॉय किए या नहीं किए। तो जो व्यक्ति गलत करता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये शंका रहती है, ये डर रहता है कि कहीं कोई ऐसा खुलासा या सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाए जिससे मेरा ये चेहरा जो मैंने जनता के सामने आज तक रखा हुआ है वो बेनकाब हो जाए। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिकॉर्डिंग सुनाई, एक पेन ड्राइव दिखाया, एक लैपटॉप बताया। क्या कुछ उन पेन ड्राइव और लैपटॉप में था? क्या किस तरह के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से इसको मीडिया में सर्कुलेट कर दीजिए? पेन ड्राइव वो थी जो मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद दी थी मीडिया में सर्कुलेट करने के लिए, जिसमें कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवर लाल शर्मा जी और एक संजय जैन करके जो भी रहे होंगे, उनकी वार्तालाप की उसमें ऑडियो थी। तो मैंने ये बताया था कि ये वो पेन ड्राइव है जो मुझे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। लैपटॉप वो था जिसके माध्यम से मैंने उस पेन ड्राइव पे जो कुछ था वो अपने डिवाइस पे लिया, यानी अपने फ़ोन डिवाइस पे लिया। तो मैंने ये बताया कि पेन ड्राइव से तो सर्कुलेट नहीं की जा सकती थी। पेन ड्राइव से मैंने पहले उस क्लिप को या जो भी उसमें फ़ाइल थी उसे लैपटॉप पे लिया और उस लैपटॉप के माध्यम से अपने फ़ोन डिवाइस पे लिया और उस फ़ोन डिवाइस से व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे प्रदेश की मीडिया को मैंने वो सर्कुलेट किया उनके दिशा निर्देशों पे। एसओजी की जैसे आपने बात की, आपके कार्यालय पर रेड हुई, तो अपने ही परिवार के किसी सदस्य पे इस तरह का काम करना तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज नहीं जा रहा? कि मुझे इसी बात का तो एक आघात पहुंचा। हालांकि उसको भी मैंने 2 साल तक बर्दाश्त किया अपने दिल में। किसी को नहीं पता, पूरे प्रदेश में किसी को ये नहीं पता कि मेरे निजी कार्यालय में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसओजी की रेड करवाई। जो व्यक्ति उनके लिए निष्ठापूर्ण तरीके से काम कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क उसने ले लिया कि एक जो काम उसने किया नहीं उसको भी अपने माथे पे ले लिया कि मैंने ये सब कुछ किया है। ऐसे व्यक्ति के निजी कार्यालय में अगर आप एसओजी की रेड करवा के उन सबूतों को ढूंढना चाह रहे हो तो मेरे लिए तो इससे बड़ा आघात क्या हो सकता था। तब से मुझे ये समझ में आ गया था कि ये आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो अपने बचाव का इंतज़ाम मुझे रखना ही चाहिए और वो मैंने किया।
सचिन पायलट की अगर बात करें, सचिन पायलट का फ़ोन सर्वेलेंस पे था। किस तरह से सचिन पायलट और जितने भी भाजपा के जो नेता थे सरकार गिराने की बात की थी, क्या कुछ वो वाक़या था? जब ये यहाँ से गए थे अपने साथ एमएलएस को लेके, वो 18-19 जो भी थे इनके साथ मानेसर चले गए थे, तो खुद सचिन पायलट जी सहित तमाम विधायक जो उनके कैंप में थे उन सब के फ़ोन सर्विलांस पे थे। सबको इंटरसेप्ट किया जा रहा था और ट्रैक किया जा रहा था कि ये किससे क्या बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने खेमे के भी कई विधायकों के फ़ोन को भी इंटरसेप्ट करने के लिए या सर्विलांस पे रखने के दिशा निर्देश दिए जा चुके थे, ताकि वो ये ट्रैक कर सकें कि कौन व्यक्ति किससे बात कर रहा है। कहीं मेरे कुनबे से, मेरे खेमे से अगर 2-3 लोग भी और चले गए तो ये पूरी सरकार गिर जाएगी, ऐसी इनको आशंका थी। इसलिए फ़ोन टेप करवाना या उनको इंटरसेप्ट करवाना, वो सारा का सारा षड्यंत्र, सारा का सारा जो डायरेक्शन है वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया था। सर, गहलोत साहब के आप काफ़ी करीबी रहे, आपको कभी क्या दिमाग में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया कि सचिन पायलट युवा नेता है, युवाओं की बात करते हैं, राजस्थान में बड़ा नाम है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि गहलोत साहब जो कर रहे हैं कि उनको नाकारा कहा, निकम्मा कहा, इस तरह की शब्दावली उनके लिए यूज़ की गई? उसके बाद भी पायलट साहब के जो उनके तरफ जो बिहेव था वो काफ़ी सरल रहा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये गहलोत साहब गलत कर रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, जो भी उन्होंने शब्द काम में लिए थे वो उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे और हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जो व्यक्ति इतना शालीन है, इतना सौम्य है, उनके ऐसे शब्द कैसे हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में जब अपने ऊपर आती है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और उस आवेश में आके किसी भी तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं। पर मेरी नज़र में वो शब्द उस वक्त प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। राजनीति की अपनी एक शुचिता होती है, राजनीति का अपना एक स्तर होता है। उस वक्त हमें भी महसूस हुआ था कि ये बिलो द बेल्ट शब्द हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। खुद फिर मदेरणा परिवार उन्होंने ख़त्म कर दिया, खुद पायलट हो, तो आपको किस तरह से अब बच पाएंगे? देखिए, सच को तो बचना ही होगा, है ना, चाहे परेशानियां कितनी भी आ जाएं। जहाँ तक अपने बात कही कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस तरीके से ख़त्म करते हैं, वो तो उनका नेचर रहा है। वो सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी दूसरी विचारधारा के ही नहीं, अपने स्वयं के परिवार के, अपनी स्वयं की पार्टी की विचारधारा के लोगों को भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो वो उनका इतिहास रहा है कि कैसे कैसे किन किन लोगों को उन्होंने पूरी तरीके से, जो एक शब्द काम में लेते हैं ना कि निपटा दिया है, वो निपटाने का काम उन्होंने किया। लेकिन वो निपटाते निपटाते ये भूल गए कि किसी दिन वो उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। कभी कहीं कहीं से कोई एक आवाज़ उठ सकती है जो उनके इस सच को उजागर कर सकती है, और आज वही हुआ। गहलोत साहब ने एक बयान दिया, उनका एक डायलॉग फेमस हुआ कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझसे छूट रही नहीं है। और अब आप लोगों का भी कहना है कि अब वो बेटे हैं उनके वैभव गहलोत, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर उनका बनाने में लगे हैं, खुद उनका चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर कुर्सी छोड़ने की मंशा होती तो 25 सितंबर 2022 को छोड़ चुके होते, जब उनको आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था। लेकिन क्योंकि मोह इतना था मुख्यमंत्री की कुर्सी से कि उसे वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ये तो खाली दिखावटी बातें थी कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। अब जनता ने जो कुर्सी को लात दी है नीचे से, उसके लिए क्या कहेंगे? अब तो सब कुछ अलग हो गया ना। तो समय रहते जिस आला कमान ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का सोचा, उन्होंने तो उनको ही धोखा दिया, उन्हीं की मंशा पे पानी फेर दिया। जो विधायक दल की बैठक वहाँ होनी थी मुख्यमंत्री निवास पे, वो वहाँ हो नहीं पाई। और वो पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम था जिसके तहत ये रोका जाना प्रस्तावित था कि कहीं हो सकता है आज विधायक दल का नेता कोई चुन लिया जाएगा, तो उसे रोकने का पूरा प्रयास था जिसमें वो सफल रहे। वहीं अगर सर आपकी व्यक्तिगत राय की बात करें, पायलट साहब को क्या, गहलोत साहब ने जब कहा कि ये मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लायक थे या नहीं थे, या अब भी उन्हें कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, जो हेडर है वो देना चाहिए? लायक और नालायक का काम तय करने का जनता का है, हम और आप वो तय नहीं करते हैं। जनता जिसके साथ जुड़ती है, जनता जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है या नेता बनाना चाहती है, जनता उसे बनाती है। तो ये तो वक्त और जनता पे छोड़ देना चाहिए कि कौन इस प्रदेश में किस लायक है
हमारी प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो काबिल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करती है और पूरा साथ देती है। इसलिए हर उस व्यक्ति को निश्चिंत रहना चाहिए जो काबिल है। मानसिक तौर पर सर अभी कितना परेशान है लोकेश शर्मा? किस तरह का, परिवार की बात करें, कई सारे फ़ोन कॉल्स आए होंगे धमकियों भरे किसी भी प्रकार के, कितना परेशान? मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन चिंतित इस बात से हूँ कि जिस तरीके से कल के मेरे सच उजागर करने के बाद से लगातार जो धमकियाँ आ रही हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो उससे कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा को लेकर थोड़ी-सी चिंता बनी हुई है कि अगर किसी तरीके की भी कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, तो मैं सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। रीट पेपर लीक हुआ, ऐसे में रीट के जो पेपर लीक हुआ, आपने कल भी आरोप लगाया कि जो पूरा वाक़या था वो अशोक गहलोत जी को पता था। रीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू बना था पूरे प्रदेश भर में, जिसको कि पहले तो शुरुआत में स्वीकार ही नहीं किया गया। हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद उसे स्वीकार किया और लेवल 2 के पेपर को रद्द किया। लेकिन जो लोग उसमें शामिल थे, बोर्ड अध्यक्ष उस वक्त जारोली थे, डीपी जारोली, जब उन लोगों को वहाँ बुलाया और आपस में चर्चा हुई तो वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसके खिलाफ़ क्या हमें कार्रवाई करनी है, कि वो बर्खास्त करेंगे, इस्तीफ़ा लेंगे, सस्पेंड करेंगे, ये तय नहीं कर पा रहे थे। और उनके शब्द थे कि अपना ही तो आदमी है, वही तो सब कुछ है। तो अपना आदमी है कहकर आपने बचाव किया, पूरे मामले को दबा दिया, तो वो सारी की सारी मिलीभगत ही तो थी जो प्रदेश के नौजवान को, जिसके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। अब उनको न्याय कौन देगा? लेकिन मुझे लगता है कि समय ये तय करेगा। नौजवान अपना न्याय खुद लेने में सक्षम है और आगे आने वाले दिनों में वो इसकी तरफ अग्रसर होगा। भारतीय जनता पार्टी में जाने की आपकी अटकलें तेज़ हो गई है, उनको क्या जवाब है? क्या आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। बीच में मेरी 1-2 मुलाकातें हुई थी, उनको लेकर इस तरीके की अफवाहें और चर्चाएं चली, लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत मुलाकातें थी, उनका पार्टी में जाने से कोई सरोकार नहीं है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो पूरा वाक़या था उसका खुलासा किया। राहुल जांगिड़, इंडिया वॉइस, जयपुर।